नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। अभी तक तो हमने जो देखा था वो वेक्टर जो यूज किया था वो सारा का सारा हमने बैक्टीरिया में जीन क्लोनिंग के लिए किया था कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में आप जीन को कैसे क्लोन करा सकते हो, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है ना। अभी आप बात करेंगे कि हम यूकैरियोटिक सेल में, किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपनी जीन को कैसे क्लोन करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके दो तरीके इन्होंने यहाँ दिए, एक तो प्लांट के लिए बताया गया है, एक दूसरा तरीका जो है वो बैक्टीरिया के लिए बताया गया है। ओ सॉरी, यूकैरियोटिक सेल, वो भी किसकी, एनिमल के सेल के लिए बताया गया है। तो पहले तो आप उसके वाला देख लो जो हमें बताया गया है प्लांट के लिए, फिर हम देखते हैं एनिमल के लिए क्या होता है। वो दोनों बात सेम ही है, दोनों की जरा सा फर्क है बस थोड़ा सा। देखो पहले यहाँ लिखा है कि भाई यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया and viruses which have known this for ages. How to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. तो ये कह रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया कोई वायरस जब प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो वो किस तरह से अपनी जो जीन है, अपनी जीन मतलब जो वायरस की जीन है या फिर बैक्टीरिया की जीन है, कैसे वो अपने जीन को जीनोम में, वो भी किसके, प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कराता है, कैसे वो कर पाता है जो वो चाहता है। ठीक है ना। ये नीचे जो बैक्टीरिया का नाम दिया गया ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्या कहते हैं? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसकी कुछ खास बातें हैं वो आप जान लीजिए। देखो, एक तो एक सोयल बैक्टीरिया है, ज़मीन में होता है। दूसरी बात है कि ये डाइकोट पर अटैक करता है, डाइकोट प्लांट पर अटैक करता है। करता क्या है कि एक, जैसे मान लो कोई सपोज करो प्लांट है, तो प्लांट में जो वुंड्स वाली जगह होती है, घाव, जैसे मान लो यहाँ वुंड्स है, घाव है कोई, यहाँ से कोई केमिकल रिलीज हो रहा होता है। द केमिकल नेम इज, वो तुम्हें जानना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, उसका नाम है एसिटेसिरिनजोन। केमिकल का नाम है एसिटेसिरिनजोन। तो ये केमिकल मान लो इससे निकल रहा है, तो इस केमिकल को सेंस कर लेता है बैक्टीरिया। ठीक है ना। और यहाँ से एंट्री कर जाता है। अभी बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसा क्या है कि क्या इन्फेक्शन करता है प्लांट में। तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास इसका खुद का जीनोम है, वो तो सबके पास ही होता है, लेकिन इसके पास एक प्लाज्मिड है। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ठीक है, इसके पास एक प्लाज्मिड भी है। और ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आपको पता है, प्लाज्मिड एक ऐसा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है, जिसमें कि कोई ऐसी जीन्स होती है जो कि उस बैक्टीरिया के ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर आप प्लाज्मिड को रिमूव कर दो तो बैक्टीरिया की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसा। ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराते हैं प्लाज्मिड ने। तो यहाँ पर जो ये आपका एग्रोबैक्टीरियम है ट्यूमिफेसियंस, इसको जो कैरेक्टर प्रोवाइड कराया गया वो ये है कि इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के, इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर कोई एक पार्ट ऑफ डीएनए लगा हुआ है, टुकड़ा डीएनए का लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टीडीएनए, जिसको हम कहते हैं टीडीएनए। टीडीएनए वाला पार्ट इसके अंदर होता है। अब ये जो टीडीएनए वाला पार्ट इसके अंदर है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जब किसी प्लांट पर इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन के बाद ये टीडीएनए वाला पार्ट जो इसका है, इस टीडीएनए वाले पार्ट को वहां जाकर के प्लांट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट करा दिया जाता है। टीडीएनए वाला पार्ट प्लांट के जीनोम के अंदर जाकर के इंटीग्रेट करा दिया जाता है। ठीक है। तो होता ये है कि फिर प्लांट जो है जहाँ भी ये जाता है, फिर ये ट्यूमर कोज करता है। ट्यूमर कोज क्यों करता है ये? क्योंकि आप ये समझ लीजिए, प्लांट में ट्यूमर बनना यानी मास ऑफ सेल बनना। मास ऑफ सेल बनना यानी कि जो कैलस, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर के, एक वर्ड है कि मास ऑफ सेल हो गया, कैलस हो गया। ठीक है। कैलस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट हार्मोन्स।
वो भी साइटोकाइनिन ऑक्सिन नाम के प्लांट हार्मोन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ कहीं भी अगर मान लो कैलस बनना हो, ठीक है, मास ऑफ सेल बनना हो, तो ऐसे टाइम पर आपके जो प्लांट हार्मोन होते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वो काम करते हैं। तो यहाँ जो टीडीएनए वाला इसका पार्ट है, इस टीडीएनए वाले पार्ट में उसी के जीन होते हैं, इस टीडीएनए वाले पार्ट में उसी के जीन होते हैं, ऑक्सिन के साइटोकाइनिन के जीन्स होते हैं। और ये जब प्लांट के जीनोम के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो वहां पर ये ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर मतलब मास ऑफ सेल बना देता है, अनकंट्रोल्ड वाला, ठीक है। इसमें इस टीडीएनए में साथ में ही इसी के साथ यहाँ कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, दूसरे कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वायरुलेंट रीजन। वायरुलेंट रीजन का मतलब ये होता है कि वो रीजन्स इसकी वायरल पैथोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। पैथोजेनिसिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि वो रीजन्स जो इस प्लाज्मिड में पाए जाते हैं वो इस टीडीएनए को वहां तक प्लांट की सेल के जीनोम तक इंटीग्रेट कराने में मदद करते हैं। तो अगर हम ये करें, मतलब अगर हम ये करते हैं कि हम इस टीडीएनए वाले पार्ट को, ठीक है, जो कि ट्यूमर कोजिंग पार्ट है, जो कि इस प्लाज्मिड का नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को अगर हम बाहर निकाल लें, टीआई प्लाज्मिड को हम प्लांट के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। टीआई प्लाज्मिड को प्लांट के अंदर से रिमूव कर देते हैं, रिमूव करके निकाल लिया, निकाल करके इसको अल्टर कर देते हैं। अल्टर करने का मतलब इसका ये टीडीएनए वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव द पार्ट दिस पार्ट, ठीक है। एंड अपना जो इच्छा का, जो तुम्हारी पर्सनल इच्छा वाला जो जीन है वो डाल करके इसमें डलवा देते हैं, ठीक है। करते ये हैं कि प्लाज्मिड निकालते हैं यहाँ से बाहर और इसके प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर यूज करेंगे। एज ए वेक्टर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ट्यूमर कोजिंग पार्ट है इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पर अपना इच्छा का जो डिजायर्ड जीन है उसको लगवा देंगे। और फिर से जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, जो आपका आरडी बनेगा, उससे फिर से हम बैक्टीरिया के अंदर डलवा देंगे। तो अब तुम्हारा बैक्टीरिया भी कैसा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। बैक्टीरिया भी हमारा कैसा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो फिर उस रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को हम प्लांट के साथ इन्फेक्शन करा देंगे। या फिर आप किसी टिश्यू कल्चर टेक्निक में, जब आप शुरुआत से ही प्लांट का एक टिश्यू लेकर के मीडियम में टिश्यू कल्चर टेक्निक कर रहे होंगे, मीडियम में आप उसमें जो है यहाँ साइटोकाइनिन ऑक्सिन डाल करके इसमें रूटिंग और शूटिंग कराओगे। टिश्यू कल्चर में आप जानोगे कैसे एक टिश्यू से आप प्लांट बनाते हो। तो अगर हम टिश्यू कल्चर के टाइम पर शुरुआत में ही इसका इन्फेक्शन करा देंगे रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया का, तो ये जो आपकी जीन इच्छा की जो आपने डाली है इसमें, ये आपकी डिजायर्ड जीन इस प्लांट के जीनोम के अंदर चली जाएगी। क्योंकि बैक्टीरिया की तो क्या आदत है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है प्लांट में और अपना ये टीडीएनए वाला पार्ट जो है ये प्लांट के जीनोम में इंसर्ट करा देता है। तो अगर हमने इसको अल्टर कर दिया, अल्टर करने का मतलब इसका एक हाथ काट दिया, हाथ काटना मतलब इसको डिसआर्म्ड कर दिया, और इसकी डिसआर्म करने के बाद हमने अपनी इच्छा का जीन इसकी जगह पे जुड़वा दिया, तो अब ये वो काम करेगा। अब ये हमारी इच्छा का जो जीन होगा उसको ले जा करके कहाँ डालेगा, उसको ले जा करके डालेगा वहाँ पर प्लांट के जीनोम के अंदर। और ऐसा अगर हम शुरुआती तौर पे अगर हम टिश्यू कल्चर करा रहे हैं और वहाँ प्लांट के जीनोम में डलवा दें, तो हमारी जीन जो है प्लांट की हर एक सेल के पास पहुँच जाएगी जब हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। तो इससे हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई ऐसी जीन जो कि किसी इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट शो करता हो प्लांट, मान लो कोई ऐसी जीन है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है, उसको हम प्लांट के अंदर डलवा सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है बड़ा होने पर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करे। तो वो कुछ भी कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन आप नेचुरली बिना किसी मतलब बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज किए बिना बस यही करना है कि हाँ तुम वेक्टर को लो और इसमें वो इसका प्लाज्मिड लो, इसको वेक्टर की तरह यूज करना है, बस इतना काम करना है। तो इसीलिए आपका जो एग्रोबैक्टीरियम है इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। ये स्टेम के लिए बताया गया है ट्यूबिफेसियंस। अगर यही रूट के लिए होता तो फिर दूसरा नाम होता बैक्टीरिया का एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स होता है उसका नाम, ठीक है।
तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बताया। यहाँ बताया कि भाई अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर। तो ध्यान रखना डाइकोट प्लांट की बात की गई है। अगर आपको कोई मोनोकोट प्लांट बताया गया तब आपको इसका आंसर नहीं लगाना है मोनोकोट में। is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। ठीक है, और मतलब एक तो ये ट्यूमर सेल खोज कर देते हैं और उनमें ऐसी जीन डाल देते हैं कि जो कि ऐसी प्रोडक्ट बने जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए मदद करती हो। ठीक है ना, तो इसको खाने के लिए पीने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो भी बनवा लेते हैं प्लांट से ही। And similarly, retroviruses in animals have ability to transform normal cell into cancer cell। तो इसी तरह जो हमारे अंदर अगर एनिमल की बात करें तो जो रेट्रोवायरस होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, उनमें भी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारे अंदर नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम उनके साथ भी यही कर सकते हैं एनिमल में कि रेट्रोवायरस लो, उसका जो कैंसर कॉजिंग पार्ट जीन है उसको हटाओ और उसमें अपनी इच्छा का जीन लगाओ, तो वो तुम्हारी जीन को एनिमल सेल में पहुंचा देगा। नेक्स्ट लिखा है कि a better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools to pathogen into useful vectors for delivering genes of interest। तो GOI को इंटरेस्ट करने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी है इसको आप इनहेरिट करना चाहते हो अगर तो आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो रेट्रोवायरस का एनिमल के लिए, एग्रोबैक्टीरियम का प्लांट के लिए। तो ये क्या था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है ये, सोयल बैक्टीरिया है। एंड हैव नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब इसमें मॉडिफाइड करके इसको क्लोनिंग वेक्टर बना दिया है। एंड विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स। तो इसके पास जो दूसरे जीन्स थे, जो वायरुलेंट जीन होते हैं ना इसके पास, तो वायलेंट जीन तो हम हटाएंगे नहीं भाई। वायलेंट जीन भी अगर आप हटा दोगे तो फिर ये तुम्हारी जो जीन इसमें यहाँ लगी हुई है उनको तो पहुंचा नहीं पाएगा ना, डिलीवरी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर जो मोर दूसरी जीन्स है वो डिलीवरी में हेल्प करती हैं कि जो आपका ये सेगमेंट है डीएनए का, इसकी डिलीवरी कैसे होगी। लिखा है कि और इंटरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड। इसी तरह आप क्या कर सकते हो कि जो आपके रेट्रोवायरसेस हैं, कैंसर कोजिंग वायरसेस हैं, इनको आप ले सकते हो, डिसआर्म कर सकते हो। डिसआर्म करने का मतलब वही है कि भाई अगर आप इनका डिजीज कोजिंग पार्ट जो है उसको रिमूव कर देते हो तो आपने क्या कर दिया, इसको डिसआर्म कर दिया। एंड नाउ बीन यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। अब आप इसका यूज किस में कर सकते हो, डिजायरेबल जीन्स को एनिमल सेल में डालने के लिए कर सकते हो। तो अगर आपसे एनिमल सेल के लिए पूछा जाए तो आप बताओ रेट्रोवायरसेस होते हैं, प्लांट के लिए पूछा है तो आप बताओ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का यूज करते हैं। सो वंस अ जीन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू सूटेबल वेक्टर इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर से आप तक जो आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि आप जो है अपने डिजायर जीन को किसी सूटेबल वेक्टर के साथ जुड़वा देते हो, तो फिर होता यह है कि वो उसको प्लांट में, बैक्टीरिया में या फिर एनिमल होस्ट के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो इसलिए है कि भाई हम जो है बैक्टीरियल सेल को, किसी सेल को रिकम्बिनेंट डीएनए अपने अंदर लेने के लिए कॉम्पिटेंट कैसे बनाएं। मतलब कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब होता है कि वो उसको अंदर कैसे ले, जो मीडियम में पड़ा हुआ रिकम्बिनेंट डीएनए है कैसे उसको सेल के अंदर डालें। तो देखो यहाँ पर एक बात समझाई जाएगी आपको, पहले आप ध्यान से सुन लो क्या है लिखा है। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल। तो मुद्दे की बात यही है कि डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये आपका जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जो होती है वो भी बाहर से चार्ज होती है, तो वहां पर ये नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए करते क्या है कि मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, या फिर आप कैल्शियम +2 मान लो, डालते तो कैल्शियम क्लोराइड है। तो कैल्शियम क्लोराइड डालने से मीडियम में क्या होता है कि जो डाइवेलेंट कैटायन है आपका कैल्शियम, ठीक है, Ca+2, वो आपका डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद डीएनए के साथ इसको ले जा करके जो आपकी सेल है, बैक्टीरियल सेल, जो मीडियम में आपकी सेल्स पड़ी हुई है, उनके मेम्ब्रेन का जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है बाहर वाली, उसके साथ में जुड़वा देगा, उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनवा देता है ले जा करके।
मतलब इससे ये तो हो जाएगा कि मान लो मीडियम है कोई, तो मीडियम के अंदर मान लो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहीं आपका रिकम्बिनेंट डीएनए पड़ा हुआ है, तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए जा करके कम से कम यहाँ पहुँच जाएगा, बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर चला जाएगा। तो ये काम, पहला काम तो किसका है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या करता है, डीएनए से बाइंड होता है और जो आपका बैक्टीरिया की लिपोपॉलीसैकेराइड रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बाहर होते हैं, कॉम्पिटेंट सेल जिसको आप बनाने चाह रहे हो उसके बाहर, ठीक है, वहां जाकर के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। नेक्स्ट बात है कि डीएनए जो है काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है, तो ये खुद से क्या ना अपने आप मेम्ब्रेन के पार नहीं कर सकता, ठीक है, और ना मेम्ब्रेन में इतना जगह होती कि भाई ये चला जाए अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म है, हीट शॉक मैकेनिज्म देते हैं, ठीक है ना। हीट शॉक मैकेनिज्म में ये होता है कि मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया जाता है। जो आपकी कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड सेल्स है ना, इन सेल्स में हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है, तो इन सेल्स पे हम करते क्या है कि इसको पहले एक ठंडे जगह पे रखेंगे, फिर इसको गर्म टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर ठंडे पे रखेंगे, फिर गर्म पे रखेंगे। इससे ये होता है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में ना, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में ना पोटेंशियल जो होता है उसको कम कर देता है। मतलब अंदर जो मेम्ब्रेन की साइड होगा, मान लो वो निगेटिविटी रहती है अंदर ना, तो निगेटिविटी को कम कर दिया जाता है ऐसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके ना। और ये समझ लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि कुछ पोर बन जाते हैं मेम्ब्रेन में ना, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है वो कुछ क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाएगी थोड़ी सी ना, तो जिससे कि आपका निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो बार बार ठंडे गर्म पे रखते हैं ना, जिससे कि ये होता है कि वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल को फिर दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू पर ले आता है। पहले चेंज करते हैं, फिर ठंडे पे रखते हैं, फिर गर्म पे रखते हैं, फिर ठंडे पे रखते हैं, फिर गर्म पे रखते हैं। इससे ये होता है कि भाई कभी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, फिर वो बाहर से डीएनए को अंदर ले लेगी, उसमें पोरस हो जाएगी, फिर उसको दोबारा गर्म पे ले जाएंगे, फिर चेंज हो जाएगा, फिर ठंडे पे ले जाएंगे, फिर चेंज हो जाएगा, ऐसे है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बताया जाएगा वो आपको ये बताया जाएगा कि भाई कैसे किसी बैक्टीरियल सेल को आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटेंट बना सकते हो कि वो इजीली बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले ले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड मेथड यही है, बाकी और भी तरीके हैं आपको, ठीक है। और भी तरीके में ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर कर दें, ठीक है, उसे इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, वो इलेक्ट्रोपोरेशन यहाँ नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो यही आपको एक तरीका बताया गया जो कि स्टैंडर्ड मेथड है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, व्हाई इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। तो भाई मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपके सेल को लेना है तो उसको पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मतलब यही है कि उसकी मेम्ब्रेन में पोर, सेल जो है उसमें पोर करने पड़ेंगे छोटे छोटे, ठीक है ना। पोर मतलब ताकि डीएनए चला जाए उसके अंदर। तो नेक्स्ट लिखा है दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। पहले उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विच डीएनए, देखो इन्होंने लिखा कुछ नहीं, इन्होंने समझाया भी नहीं है, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स, ठीक है ना। ध्यान से इन्होंने लिखा है कि कैल्शियम क्लोराइड डीएनए की एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि वो पोर से अंदर चला जाए। यानी आप समझ गए होंगे कि वो केवल इतना करता है कि वो बाइंड करके उसको वहां तक ले जाता है डीएनए की, उस बैक्टीरिया की सेल तक। और फिर लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग इन द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जो आपकी सेल जिनके पास बाहर की तरफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा हुआ है उनको आप कैसे कहाँ ले जाते हो, आइस पर ले जाते हो। क्या ले जाते हो, आइस पर ले जाते हो, ठीक है ना। एंड फिर बाद में उसको 42 डिग्री हीट शॉक पे गर्म पे ले जाते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पहले ठंडे पे ले जाते हैं, फिर गर्म पे ले जाते हैं, फिर ठंडे पे ले जाते हैं, फिर गर्म पे ले जाते हैं। इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन का जो इनर पोटेंशियल है वो लोअर होता है, फिर अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए और फिर उसको दोबारा उसी पे ले आएंगे, ठंडा करेंगे, फिर गर्म करेंगे। तो इससे क्या आगे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल भी ओरिजिनल भी कर दिया जाता है बाद में जैसा उसका पोटेंशियल था। एंड देन पुटिंग दैम बैक ऑन आइस, दोबारा से फिर उसको कहाँ रखते हैं, आइस के ऊपर रखते हैं। दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिस वजह से होता ये है कि जो बैक्टीरिया है वो आपका
रिकम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है, छोड़ता नहीं है, ठीक है, मीडियम से। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वो आप डालो बिना बिना ट्रीटमेंट के, आप ऐसा करो तो भाई वो पड़ा ही रहेगा मीडियम में, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, वो बाहर ही पड़ा रहेगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा ना, आप इस तरह का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करें कि आप एक पोर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपका जो बैक्टीरिया है उसकी उसमें पोर ही रह गए, उसमें पोर रह गए तो दे विल डाई। तो आपको उसकी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल ओरिजिनल करना पड़ेगा, बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस को, जिससे कि उसका पोटेंशियल सेम हो जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इतना इजी भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, यही है स्टैंडर्ड मेथड जो यूज करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी है, जरा से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो आपका जो है वो ले लेते हैं अंदर, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म हो जाती है होस्ट। नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट दो तरीके और आपको यूकैरियोट के लिए बताया गया है यहाँ पर। एक तो बताया माइक्रो इंजेक्शन, एक लिखा है बायोलिस्टिक और जीन गन, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द, यह माइक्रो इंजेक्शन की बात आप सुन लो क्या होती है पहले। माइक्रो इंजेक्शन में होता है ये कि फाइन निडल का जो है एक इंजेक्शन रहता है, काफी फाइन निडल का इंजेक्शन रहता है, उसको ले जा करके होस्ट के न्यूक्लियस तक लगा दिया जाता है। मतलब उसमें आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए रहता है वो आपका उसी के अंदर रहता है, और आप करते क्या है कि आप जो है होस्ट के अंदर उसको लगा देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो आपसे डायरेक्ट जाए सवाल पूछा जाता है कि भाई बताइए जो माइक्रो इंजेक्शन है ये आप किस में लगाते हैं, मतलब माइक्रो इंजेक्शन आप किस केस में लगाते हैं। तो अब आपका आंसर होता है कि भाई माइक्रो इंजेक्शन जो है एनिमल सेल के केस में यूज करते हैं। ठीक है ना, बस इतना, आप ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस इतना ही पूछते हैं कि कहाँ लगाते हैं, यूज करते हैं। लिखा रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी होती है, न्यूक्लियस वाली लाइन, कभी आप साइटोप्लाज्म में लगा दो इंजेक्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दिया है कि अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट। तो ये दूसरा मेथड जो है प्लांट के लिए सुटेबल है। सेल बोम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, इट नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। तो भाई इसमें करते क्या है, देखो इसमें ये करते हैं कि एक ना वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, एक ट्यूब समझ लो आप, एक इस तरह की एक ट्यूब होती है, ठीक है, लाइक इस तरह की ट्यूब बनाई होती है, और इसमें एक गैस भरी होती है, यहाँ पर गैस का सिलेंडर होता है पीछे, ये मान लो गैस का सिलेंडर है, यहाँ गैस भरी हुई है, और गैस भी भरी में भी हीलियम भरी हुई है, हीलियम गैस भरी हुई है। तो इसमें ये करते हैं कि इसमें ना यहाँ आगे कुछ इसे प्लेट लाइक लगा के रखते हैं, इसको कहते हैं रप्चर डिस्क कहते हैं इसको। इसके नीचे एक और कैरियर यहाँ लगा के रखते हैं, एक और प्लास्टिक का ना माइक्रो कैरियर कहते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके नीचे एक और लगा के रखते हैं प्लेट लाइक, जिसके ऊपर आप अपना वो गोलियां लगा के रखते हो। गोलियां भी किसकी, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड डीएनए। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, गोल्ड और टंगस्टन की गोलियों के ऊपर डीएनए कोटेड है, ना कि आप डीएनए के ऊपर गोल्ड चढ़ा दें। आप ध्यान से समझना इस बात को, डीएनए के ऊपर गोल्ड कोटेड नहीं है, गोल्ड के ऊपर डीएनए कोटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ आप जो लगा के रखते हैं वो डीएनए कोटेड माइक्रो पैलेट्स लगा के रखते हैं इस पोजीशन पर, ठीक है ना। यहाँ एक प्लास्टिक का माइक्रो कैरियर लगा के रखते हैं, यहाँ एक रप्चर डिस्क लगा के रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से पीछे हीलियम गैस भरी है मान लो, इसका पीछे प्रेशर रहता है यहाँ पर। फिर इसके आगे हम एक और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के एक और स्क्रीन लगा के रखते हैं। ये प्रिंसिपल है इसका, एक स्टॉपिंग स्क्रीन लगा के रखते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, वो है क्या बोलते हैं उसको, डीएनए कोटेड पार्टिकल समझ लो, या माइक्रो पैलेट्स इनको कहते हैं, माइक्रो पैलेट, ठीक है। तो भाई होता ही है कि आगे आपके यहाँ पैटेड डिश में प्लांट का टिश्यू रखा रहता है, प्लांट के टिश्यू पे सेल वॉल भी होती है, तो यहाँ प्लांट का टिश्यू है, लीफ या जो भी रखा होता है, तो उसके ऊपर यहाँ से हाई वेलोसिटी से प्रेशर से पीछे से ये स्क्रीन टूटेगी, प्रेशर आएगा तो ये टूटती है रप्चर डिस्क, ये रप्चर डिस्क है, ये टूटेगी, और टूटने के बाद यहाँ आएंगे प्रेशर, यहाँ आएगा, फिर ये भी टूटेगा, फिर ये आपके जो हाई प्रेशर से जो आपकी माइक्रो पैलेट्स हैं डीएनए कोटेड,
ये आपकी डायरेक्ट जाकर के प्लांट के टिश्यू में घुस जाएंगी। तो ये चांस इवेंट है कि जाकर के प्लांट के न्यूक्लियस तक पहुंच जाए और वो डीएनए आपका जो है, वो डीएनए जो है आपका वहां तक चला जाए प्लांट टिश्यू तक। तो इसको कहते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम मतलब जरा सी बात करी गई है कि माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन मेथड नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। तो इसमें बम्बार्ड किए जाते हैं, मतलब बमबारी की जाती है इनकी ऊपर से। एंड द लास्ट मेथड यूज इज डिसआर्म्ड पैथोजन। तो वो भी हमने पीछे जो जाना है वो यूकैरियोट के लिए जाना है कि यूकैरियोट में आपको माइक्रो इंजेक्शन चाहिए, चल सकता है, बायोलिस्टिक जीन गन चल सकता है। डिसआर्म्ड पैथोजन तो हमने जान चुके हैं कि वो जो पीछे एग्रोबैक्टीरियम का रिट्रोवायरस का पड़ा है वो, विच वैन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जब डिसआर्म्ड पैथोजन को आप किसी होस्ट के कांटेक्ट में लाओगे तो वो डायरेक्टली अपने आप ही क्या कर देगा, रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डाल देगा। तो हम जान चुके हैं क्या करता है वो। लेकिन नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद जो आपको दिया गया है वो आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ तक जो आपका था ये कैसे किसी सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, कैसे आप सेल में जो रिकम्बिनेंट डीएनए उसको डालते हैं, ये तो हम पता है कि डालना पड़ेगा अंदर वो, लेकिन तो वो कैसे पहुँचता है उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं यहाँ, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको जो बताया जाएगा प्रोसेस शुरू से एक एक पॉइंट क्या 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 करते हैं लाइन से बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।